हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी सिंगल सलमा के बारे में। सिंगल सलमा मेरी कोई सहेली नहीं है, बल्कि एक फ़िल्म है जो अभी कुछ वक्त पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। एक्चुअली जब मैंने इस फ़िल्म को देखा तो कहीं ना कहीं इसे देखने के बाद क्या मतलब, इसकी झलक को देखने के बाद जो पोस्टर मैंने देखा तो मुझे कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखकर, इसके पोस्टर को देखकर मुझे क्वीन मूवी की याद आई कि कहीं ये क्वीन की तरह ये फिल्म सिंगल सलमा तो नहीं। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस फिल्म को देखूंगी। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया तो कुछ वक्त बाद मेरा इंटरेस्ट टूट गया। मुझे लगा कि मुझे अब ये फ़िल्म नहीं देखनी चाहिए और मैंने छोड़ भी दी। लेकिन फिर लगा कि नहीं, देख जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस फिल्म को देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि ये फ़िल्म कैसी है। और जो भी मुझे इस फिल्म को देखते वक्त महसूस हो रहा था वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करना था। तो सोचा कि चलो इसे पूरा देख ही डालते हैं और फिर देखने के बाद अपनी प्रक्रिया, अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि सिंगल सलमा में हुमा कुरैशी हैं, श्रेयास सलपड़े हैं और सनी सिंह हैं। ये वही वाले सनी सिंह हैं जिनको आपने सोनू की ट्वीटी वाली फिल्म में देखा था कार्तिक आर्यन के साथ में। और इससे पहले शायद प्यार का पंचनामा जो 2 फिल्म थी उसमें ये थे। तो सनी सिंह हैं और हुमा कुरैशी हैं और श्रेया सलपड़े हैं और कंवलजीत सिंह है, जो आजकल मिसेस के ससुर के नाम से काफ़ी फेमस हो गए हैं। वो मिसेस जो सान्या मल्होत्रा की आई थी Z5 पे, और काफ़ी ज़्यादा इस मूवी ने अपना एक अलग ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो इस फिल्म में वो भी हैं जो हुमा कुरैशी के फादर बने। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये क्वीन जैसी ये मूवी बिल्कुल नहीं है। हालांकि कॉन्सेप्ट शायद आपको लग सकता है, थोड़ी थोड़ी झलक आपको महसूस हो सकती है उस फिल्म की, लेकिन ये फिल्म क्वीन के नाखून के बराबर भी नहीं है। क्योंकि क्वीन मूवी एक अलग तरह की मूवी थी, उसका सब्जेक्ट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग तरीके का था। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्टर साहब हैं वो क्या बताना चाहते हैं, वो चीज़ों को समझने में बहुत वक्त लग जाता है। शायद फिल्म के ख़त्म होने के शायद 2-3 दिन बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये फिल्म ये कहना चाह रही है। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मुझे समझ में आया कि ये फिल्म यही कहना चाह रही है कि भाई अपनी जो ओपिनियन है, जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है खुद को लेकर, आपकी लाइफ है तो आपके डिसीजन चलेंगे, किसी और के डिसीजन नहीं चलेंगे। ये बात ये मूवी कहलवाना चाहती है कि भाई जब लड़की का मन होगा वो शादी करेगी और नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। नो मैटर उसके पीछे लड़के जेन्युइनली उससे प्यार करते हैं या वो किसी लड़के को प्यार करती है। मतलब ये कहानी शुरुआत तो एक ऐसी लड़की की उस पर होती है, उस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जो सिंगल है, जो 30 से ऊपर की हो चुकी है और अपने परिवार का बोझ उठा रही है। अपनी गिरवी रखी हुई हवेली जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहती है, उसे छुड़वाने के लिए मेहनत मुशक्क़त कर रही है, जॉब करती है। बहुत सारे भाई बहन हैं, क्योंकि बेटे की चाह में माँ बाप ने जो है इतने बच्चे पैदा कर दिए कि एट लास्ट जब बेटा हुआ तब माँ बाप की कोशिश है वो रंग लाई और उसके बाद उनकी फैमिली रुकी। क्योंकि ये होता है कि पहले एक बेटी हो जाती है, उसके बाद लगता है अब बेटा होना चाहिए, लेकिन बेटा नहीं होता, दूसरी भी बेटी हो जाती है, फिर लगता है यार तीसरी बार ट्राई करो। तो ऐसा करते करते जब तक बेटा नहीं होता तब तक फुल स्टॉप लगता नहीं है। और ऐसे में जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं उन बेचारों के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से उन सिबलिंग्स पर ही सबसे छोटे सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
और जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं उनके इमोशन, उनका अटेंशन वो एक तरीके से हट जाता है, क्योंकि सारा अटेंशन घर के सबसे छोटे बच्चे पर आ जाता है। ये बहुत नेचुरल होता है। और इसमें भी यही दिखाया गया है कि सलमा यानी कि हुमा कुरैशी अपनी बहनों की उसने शादी करवा दी है। अब उसका एक भाई बचा है जो पढ़ रहा है स्कूल में। अब आप देखिए कि बेटे की चाह तो माँ बाप को क्यों होती है कि भाई बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी आँख का तारा बनेगा, हमारा बोझ उठाएगा, हमारी जिम्मेदारियों को संभालेगा। लेकिन सच पूछो तो जो लड़के बहुत बाद में पैदा होते हैं वो लड़कों का तो कोई रोल ही नहीं होता। सारा दामोदवार तो सारी जो पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की, वो बेटियों की होती है। मैंने देखा है कि बेटियां ही सारे फर्ज निभा रही होती हैं, बेटियां ही सारे काम कर रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं। और जो लड़के होते हैं वो ओवर पैम्पर्ड होते हैं, वो तो पढ़ रहे होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता होता कि भाई मेरी बहनें सामान उठा रही हैं, मेरी बहनें ही सब कुछ कर रही हैं, तो मैं थोड़ी उनकी मदद करूं। क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो होते हैं, एक तो सबसे छोटे होते हैं, सबसे पैम्पर्ड होते हैं, बहनों के दुलारे होते हैं, माँ बाप के आँख के तारे होते हैं ये बेटे, तो बड़े नाजों से ये पाले जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि कोई लड़का जो है वो इतना रफ एंड टफ निकलता है। ज़्यादातर लड़के जो हैं वो बड़े, उनको ना उससे पाला जाता है। क्योंकि कहने को बेटा जो होता है किस लिए इस दुनिया में लाते हैं, उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कि भाई हमें एक मर्द चाहिए, घर को एक मर्द चाहिए मेरे बाद, यानी कि बाप कहता है कि मेरे बाद कोई इस घर को छत संभालने के लिए बेटा तो हो। लेकिन वो बेटा इतना छोटा होता है कि वो किसी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो बेटियां ही बेटों की तरह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती हैं। यहाँ तक कि कुछ बहनें तो अपने भाइयों को पढ़ाती तक हैं, सब कुछ वही करती हैं। अब जैसे कि ये मामले में मुझे सुशांत सिंह राजपूत की याद आई, क्योंकि सुशांत भी अपनी बहनों के इकलौते भाई थे और उन्होंने बताया था कि मैंने जो भी सीखा है अपनी बहनों से सीखा है। क्योंकि उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी काफ़ी पहले, जब वो टीनेजर में थे। तो खाना बनाने से लेकर के, बाइक चलाने से लेकर के, आप देखें कि सुशांत की जो सिस्टर्स हैं वो काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, केपेबल भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, जॉब्स भी करती हैं, एक अच्छी वेल पोजीशन पर भी हैं, मैरिड भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। जैसे कि श्वेता उनकी जो सिस्टर है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और सुशांत से लेकर काफ़ी वो बातें रिलेटेड करती हैं, एक पॉडकास्ट में भी आई थी। और मैंने उस पॉडकास्ट का जो है अपनी, मेरी फ्रेंड ने, इट्स अनियन ने, वो एक पॉडकास्ट के ऊपर एक अपना पॉडकास्ट बनाया था, अपना रिव्यू दिया था, तो मैंने उसको अपने कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया था। तो उन्होंने बताया अपने भाई के बारे में। भाई भी, सुशांत भी, हम सब जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड बंदा था। तो जाहिर सी बात है उसने ये सारा क्रेडिट सुशांत ने अपनी बहनों को दिया। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगती है कि भाई जो होता है, भाइयों को भी अपनी बहनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कई ब्रदर्स नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब इतनी वो समझ ही नहीं होती है कि भाई हमारी जो मेरी बहन है उसने कितना सेक्रीफाइस किया। मैं आज भी देखती हूँ, जैसे कि हमारे घर में एक हेल्पर है, उनका बेटा और बेटी में बहुत एज डिफरेंस है। बेटी टीनेजर है और बेटा जस्ट हार्डली कुछ 4-5 साल का है। तो अब वो मदर काम पर आती है, तो कभी बेटा बीमार होता है तो बेटी की भी स्कूल की छुट्टी इसीलिए करवा दी जाती है कि भाई मैं काम पे जा रही हूँ, तो फिर बेटे को कौन संभालेगा। तो आप देखिए कि जो बड़ा सिबलिंग होता है, चाहे वो भाई भी क्यों ना हो, कई भाइयों में भी बहुत एज डिफरेंस होता है, लेकिन बहनों का ये होता है कि बहनों को ना क्रेडिट बहुत कम मिलते हैं भाइयों से। स्पेशली जो छोटे भाई होते हैं कि यार वो तब शायद मिलते हैं जब बहनें इस दुनिया से चली जाती हैं। बहुत कम ऐसे भाई मैंने देखे हैं जो अपनी बहनों को क्रेडिट देते हैं कि यार ये मुझे पढ़ाती थी, ये मेरे लिए सब कुछ करती थी, मेरे लिए नेक्स्ट मदर फिगर थी। बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि कई ऐसे भी लड़के होते हैं जो, ठीक है, उनको बहनों से काम होता है, उसके बाद वो अपनी दुनिया बना लेते हैं और बहनों को कोई क्रेडिट भी नहीं देते हैं।
यहाँ तक कि जहाँ पर बहनों को उनका हक मिलना चाहिए वो बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब कि भाई अपने अपना सोचने लगते हैं कि भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए, जिस पैसे की वजह से मैं अपनी बीवी के आगे अपना ईगो जो है वो ऊंचा कर सकूं, कि भाई मैंने भले ही ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया लेकिन अपने बाप के जीते जी उससे प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, हिस्सा डिवाइडेशन करवा लिया, तो इससे मैं अपनी वाइफ के सामने चौड़ा हो सकूं। तो कई भाई ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई गई कि जो सलमा का जो भाई है, जो स्कूल में पढ़ता है, जिसको क्रिकेटर भी बनना है और उसकी पढ़ाई भी चल रही है, उसको ये फील माँ करवाती है कि भाई तेरे चक्कर में तेरे बाप ने इतनी रेलगाड़ी निकाल दी, और जिस लड़के के लिए जो है इतनी रेलगाड़ी बनाई है वो लड़का तो कुछ कर नहीं पा रहा है, सारा बोझ जो है वो बेटी पर आ रहा है। जिस बेटी को अक्सर माँ बाप जो हैं बहुत उससे देखते हैं, पराई है, ये है, वही बेटी जो है वो हाथ पैर मार रही है घर के लिए, अपने से ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंस दे रही है। तो वो ब्रदर को भी रियलाइज़ होता है। जो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई हमारे लिए, हमारे को इस दुनिया में लाने के लिए हमारी बहनों को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक से ज़्यादा घर में अगर बेटियां हो ना, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, अरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक वो बेटा बड़ा होता है तब तक बेटियां घर के लिए इतना कुछ कर देती हैं। तो वो चीज़ें मतलब लोग अप्रिशिएट अब तो खैर करने लगे हैं, लेकिन पहले तो कोई होता ही नहीं था, वो तो भाई बेटी है, चलो ये है। तो अब तो खैर लोगों की सोच काफ़ी बदल रही है, अब तो कुछ ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि अब धीरे धीरे बेटियों का ही ज़माना हो गया है। तो ये चीज़ दिखाई गई कि भाई लड़के को भी रियलाइज़ होता है कि यार मेरी बहन मेरे पीछे इतना सेक्रीफाइस कर रही है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन बहन अपने भाई को कहती है कि नहीं तू फिक्र मत कर, जब तक मैं हूँ मैं तेरे लिए सब करूँगी। तो ये चीज़ मुझे, जो भाई बहन का जो ये बॉन्ड होता है ये काफ़ी प्योर होता है, और अगर इसमें एक दूसरे के लिए अगर हाई रिगार्ड्स हों तो वो और भी खूबसूरत रिश्ता निकल कर बाहर आता है। जो इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और इसमें दिखाया गया कि सिंगल सलमा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, लेकिन जो माँ है वो सेल्फिश नहीं है। वो कहती है कि नहीं मेरे बेटी का भी, अब हम लोगों पर कब तक ये अपनी पैसा लुटाती रहेगी, अपनी जवानी बर्बाद करती रहेगी, शादी कर। अब देखा जाए तो क्या होता है ना, हमारी जो सोसाइटी की मेंटालिटी यही है कि एक इंसान के लिए खुश रहने का मतलब है शादी। और भाई तुम दूसरों के लिए मरने से अच्छा है तुम अपने घर के लिए मरो, अपने पति बच्चे हस्बैंड उसके लिए मत्थेबाजी करो। तो वो चाहती है, वो किसी भी तरह से माँ कहती है कि बेटा तू शादी कर ले, शादी कर, तो वो तैयार हो जाती है करने को। लड़के देखती है कोई पसंद नहीं आता, फिर उसकी मुलाकात होती है श्रेयास सलपड़े से, जो 40 साल का है और सीधा सादा है और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मारा है, और वो भी अब सलमा की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, अपनी बहन की शादी करवाई, सब करवाया, और छोटी उम्र से क्योंकि फादर चल बसे तो काम कर रहा है। तो एक तरीके से जो लोग बहुत यंग एज से बड़े हो जाते हैं ना, फिर उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही निकल के आती है। उनको वो टाइम ही याद नहीं होता कि कब किस उम्र में हमने अपनी ज़िंदगी जी है, अपना बचपन एंजॉय किया है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई बच्चों को काम काज में मत लगाओ, क्योंकि जो बचपन होता है वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होते हो, आपको ना समाज का मतलब भी नहीं पता होता, आपको दुनियादारी, पैसा, नाम, फेम, जेलिसी, ये इन सारी चीज़ों से आप दूर होते हो। तो बचपन जैसा खूबसूरत कहते हैं ना कोई आपका टाइम नहीं होता, और बुढ़ापे जितना डरावना कोई मंजर नहीं होता। मेरी दादी हमेशा कहती थी बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है। तो वाकई, क्योंकि अब क्या बोलूँ मैं, आप सब समझदार हैं, क्योंकि बुढ़ापा जो होता है वो
सारी उम्मीदें तोड़ने के लिए होता है। आप सब कुछ लाइफ में देख चुके होते हो। जो जब बचपन होता है उसमें आप सपने बुनना शुरू करते हो, कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, रंग, ये खिलौने। मतलब आजकल तो खैर हाईटेक खिलौने आ गए हैं, बट मैं हमारे टाइम की बात कर रही हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बड़े यंग एज से अपने से बड़ी चीज़ें करने लग जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक एज के बाद वो सारी चीज़ें उन्हें हिट करती हैं। क्योंकि आपको अपनी उम्र के अकॉर्डिंगली जब कुछ करने का वक्त नहीं मिलता या मौका नहीं मिलता ना, तो ये चीज़ें उस टाइम पर आपको रियलाइज़ नहीं होती। लेकिन एक सर्टन एज में आकर आपको लगता है कि यार आपने तो या तो अपने से हमेशा बड़ा काम किया है या फिर छोटा काम किया है, अपने लेवल का, एज का तो कुछ आपने एक्ट और रिएक्ट किया ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको बहुत हिट करती है। तो इस वजह से भी ना, मतलब एक होता है, एक इंसान को एक अधूरापन लगता है। तो श्रेयास को भी ये लगता है, और श्रेयास की ऑनेस्टी जो है सलमा को अच्छी लगने लगती है। उसको लगता है कि यार ये एक सच्चा बंदा है। जितने भी मैं लोगों से मिली हूँ सब झूठी झूठी बातें करते हैं, क्योंकि जब आप एक सर्टन एज में पहुँच जाते हो ना, जब आप यंग होते हो, तो आपको डिल्यूजन वर्ल्ड बनाना, उसमें रहना बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही आप एक एज क्रॉस कर देते हो, रियलिटी में जब आप आ जाते हो, 30 से ऊपर के होने लगते हो, तब आपको समझ में आता है कि नहीं यार, रियल वर्ल्ड में हम जितना रहेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहेंगे, हम उतने ही सुकून से रहेंगे। तो उसको वो रियलिटी अच्छी लगने लगती है और दोनों एंगेज्ड हो जाते हैं। फिर सलमा को अपने ऑफिस से ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है, परिवार खुश नहीं है सलमा का। लेकिन जो हस्बैंड होता है होने वाला, श्रेयास, वो कहता है कि नहीं, तुम जाओ। अब इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। जिस इंसान को अपने, मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको उम्मीद नहीं होती, जो शायद खूबसूरत नहीं होते, जो थोड़े से देखने में डिफरेंट होते हैं या स्पेशल नीड्स में होते हैं, उनको कोई बहुत अच्छा परफेक्ट बंदा या बंदी मिल जाए ना, तो वो उसको टिकाने के लिए, कि भाई उसको अपने साथ कंफर्ट देने के लिए ना, वो फिर थोड़ा सा उनको वो करते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार हम में कमी है, तो जिस परफेक्ट इंसान से हमने शादी की है वो हमारी ही तरह रहे, हमारी ही तरह सोचे। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि यार ये शख्स हमसे शादी कर रहा है ये जानते हुए भी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम देखने में इतने सुंदर नहीं हैं, या हमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो क्यों ना ये हमसे शादी करके हम पे एहसान कर रहा है, तो हम भी जो है इसको खुश रखें, जो इसकी खुशी का काम है इसको करने दे, उसको कंफर्टेबल फील करवाएं। तो यही श्रेयास करता है कि यार मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है, मैं तो ऐसा हूँ, तो ठीक है जाए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ। तो वो उसको जाने की इजाज़त दिलवा देता है उसकी फैमिली से। भाई जब हस्बैंड होने वाला कह रहा है कि जा, तो फिर और किसी की फिर क्या मर्ज़ी चलती है। तो वो जाती है और वहाँ पर मिलता है उसको सनी सिंह। सनी सिंह उसका बॉस होता है और बहुत ही आज़ाद ख्याल का मर्द होता है। और कहीं ना कहीं जो हुमा होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। नो मैटर रिलेशनशिप्स को लेकर वो उसके जो कायदे नियम हैं वो बड़े खुले विचारों के होते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अ, हुमा को काफ़ी अपग्रेड करता है, उसको ये रियलाइज़ करवाता है कि भाई तेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है, तू भी कर सकती है, तेरे में भी वो बात है। उसकी सोच को कहीं ना कहीं जो है सलमा अप्रिशिएट करते करते उसके प्यार में पड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर ना मुझे ये सिचुएशन देखकर मैरी कॉम की भी याद आई, कि मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के साथ अगर चीट किया है, अगर ये बात सच है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसे कि हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर पर रहती हैं, बच्चे संभालती हैं। ठीक है, आजकल की हाउसवाइफ्स को मोबाइल वगैरह चलाने आते हैं, टेक्नोलॉजी सब समझती हैं, लेकिन वो इनके पास एक थ्योरिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। बाहर
जाकर दुनिया ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, बात करना, वो एक अलग बात होती है। जब आप काम के लिए घर से बाहर निकलते हो, चार लोगों से मिलते हो, चार पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो, भले ही आप उनसे इत्तेफाक रखो या ना रखो, पर आपको पता चलता रहता है कि भाई क्या चल रहा है। अब जैसे मैं एक पहचान की एक लड़की की ही बात कर रही हूँ, उसके लिए एक रिश्ता आया एक लड़के का कि वो, उसका जो काम था वो वर्क फ्रॉम होम था, और लड़की खुद एक अच्छी पोस्ट पे थी, जॉब करती थी, वो तो अपने ऑफिस वगैरह जाती थी। तो उसने मना कर दिया कि भाई जो लड़का घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, जो घर बैठा हुआ है, उसके साथ मेरी क्या बनेगी, वो तो अपग्रेड हुआ ही नहीं, उसको तो दुनियादारी का पता क्या चलेगा। जैसे कि देखो, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं भी ज़्यादा बाहर कभी निकली नहीं हूँ। ठीक है, मैं वीडियोस ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन आज भी अगर मैं बाहर निकलूँगी, चार लोगों से मिलूँगी, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे, मेरे जो काफ़ी भरम है मुझे लेकर, वो टूटेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और दुनिया को भी मैं और अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर बात करना बोलना अलग बात है, थ्योरिकल बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो ये मुझे लगता है कि जो मैरी कॉम के हस्बैंड थे, वो घर में ही ज़्यादा वक्त उनका रहा, या वो ज़्यादा बाहर निकले नहीं, काम नहीं किया। तो इस वजह से क्या होता है ना कि लड़कियां हमेशा ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो ज़माने के साथ चलते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्लस उनका देखने का दुनिया का थोड़ा अलग तरीके का होता है। और देखिए, जो औरत घर से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, मैं मैरी कॉम की बात कर रही हूँ, वो खुद मर्द वाला काम कर रही है, बॉक्सिंग। देखा जाए तो पुराने ज़माने में तो लोग कहते थे कि भाई लड़कियों का ये बॉक्सिंग से क्या लेना देना। मैंने मैरी कॉम तो देखी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि दिखाया जाता है कि एक लड़की बॉक्सिंग कर रही है, मर्दों की तरह मुक्के मार रही है। तो इस वजह से भी जो औरत खुद घर से निकलकर मर्दों के काम करके नाम बना रही है, तो फिर वो एक ऐसे आदमी के साथ में क्यों रहेगी जो घर में बैठकर औरत की तरह बच्चे संभाल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगा। यहाँ पर मैं कोई मैरी कॉम को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक रीज़न बता रही हूँ कि क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा, जबकि जो भी हस्बैंड ने सेक्रीफाइस किए वो मैरी कॉम के लिए किए। लेकिन वही वाली बात होती है ना कि एक औरत जो है वो कितना भी कह ले, लेकिन उसको पसंद तो अल्फा मेल ही आते हैं, जो भाई मर्दाना हो, जो मतलब जिनका कोई अपना वजूद हो, स्टैंड हो। क्योंकि जो हैंड पैक हस्बैंड होते हैं, मैन विदाउट स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उनको औरतें कंट्रोल तो कर लेती हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, भले ही वो कुछ कमाए ना कमाए। लेकिन जो मर्द की अपनी एक वैल्यू होती है, भले ही वो कितना उनको रेड फ्लैग बोल ले, कुछ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जानती हैं कि भाई हमारा जो पति है वो, भाई एक हुंकार मारेगा ना तो भाई हमारा तो हवा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो डरती भी हैं, रिस्पेक्ट भी करती हैं, कुछ भी बोलें, लेकिन उनको पता है कि हमारे पति में बात तो है, भले ही वो नेगेटिव में बाद में उनसे अलग भी क्यों ना हो जाती हैं। तो ये भी बात होती है। तो बट खैर, औरत की भावनाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। हम जितना भी बोले, मैं खुद लड़की हूँ तो मुझे पता है कि कभी कभी औरतें ऐसा कुछ कर जाती हैं जिनकी उनको खुद से भी उम्मीद नहीं होती। और यहाँ पर सिंगल सलमा के साथ भी होता है। सिंगल सलमा जो है उस लड़के की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, और वो लड़का भी किसी के साथ ओपन रिलेशनशिप में है, और वो भी एक स्प्लिट फैमिली से है। तो जाहिर सी बात है, रिश्तों को लेकर उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बड़े खुले विचारों के हैं। पर उसके बावजूद भी दोनों के बीच में फिज़िकल अट्रैक्शन हो जाता है और फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बात ये होती है कि भाई सलमा को थोड़ा सा गिल्ट होने लगता है, और वो वापस आती है और अपने जो हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड है, उसको सब कुछ बता देती है। लेकिन जो हस्बैंड होता है होने वाला, अब कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके भी ऊपर बात होती है कि यार इतनी खूबसूरत लड़की जो है, मैंने उसको इतना कुछ उसके लिए किया, और अब वो मुझे छोड़ रही है। देखो, ईगो तो हर किसी का होता है, चाहे कोई इंसान कैसा भी दिखे, ईगो तो सबका होता है। तो उसको भी लगता है कि भाई मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ, तो मुझे शादी के लिए हाँ मत करना। अब तूने हाँ कर दी है तो ऐसे बेइज्जत मत कर। मैं तेरे दरवाजे पे बारात लेके आऊँगा, तुझे मना करना हो तो बेशक खुल के कर, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा।
भाई उसका भी ईगो होता है। अब इधर जो सनी होता है उसको भी जो है उससे रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे तो उससे प्यार हो गया है, फिर वो जाता है। अब इधर जो सलमा होती है उसको ये समझ में आ रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। देखा जाए तो बंधन तो दोनों जगह ही है, शादी में भी बंधन है, और अगर मैं सनी के साथ जाती हूँ तो वो इतनी जल्दी तो मुझसे शादी करेगा नहीं, है ना। तो वो भी कहेगा, और वो कहता भी है आके कि चल मेरे साथ लंदन चल, मैं जो है हम लोग साथ में रहते हैं। क्योंकि हम कितना भी खुले विचारों की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं, कमिटमेंट हम लोग आज भी चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब कमिटमेंट हो जाता है तो एक सिक्योरिटी तो हो ही जाती है। हम कितने भी लिव इन की पीपड़ी बजा लें, ओपन मैरिज की पीपड़ी बजा लें, लेकिन एक कमिटमेंट और डेडिकेशन से जो एक रिश्ता बनता है उसका मज़ा तो कुछ और ही होता है। तो उसको रियलाइज़ हो रहा होता है। प्लस क्या होता है कि जब वो लंदन में होती है तो वहाँ पर जो सनी होता है उसको एक तरीके से जो है इनकरेज करता है कि भाई जो तुझे अच्छा लग रहा है वो तू कर। तो वो अपना जो है स्विम कॉस्ट्यूम डालती है, तो गलती से उसका जो फ़ोटो है वो वायरल हो जाता है इंडिया में भी, उसके माँ बाप को भी पता चलता है, वो उसको गालियाँ देते हैं। अब क्या है ना कि देखिए ये बात तो सही है। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तो आप साड़ी पहन के तो स्विमिंग करेंगे नहीं, ठीक है। आप बेशक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कीजिए। प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब आप फोटोओं को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और हर इंसान की नज़र ऐसी नहीं होती। विदेश में क्या है, लोगों का कल्चर माइंडसेट अलग है, लेकिन इंडिया उसका माइंडसेट अलग है। तो यहाँ पर माइंडसेट को भी दर्शाया गया है कि भाई इंसान को अपना एक तरीके से चोला नहीं, सबसे पहले उसको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। भले ही वो अपना चोला बदले या ना बदले, लेकिन अपना माइंडसेट अगर वो बदल लेगा तो हर सिचुएशन में वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये एक बात दिखाई है कि भाई आप किसी को जज मत करो, दूसरों के जज्बात को समझो। क्योंकि जब आप एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हो ना, तब आपको किसी को ना जज करने का मन नहीं करता, बल्कि आपका मन करता है कि सामने वाले के जज्बात को आप समझ सकें। तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिर इसके चलते जो इसकी फ़ोटो सर्कुलेट हो जाती है, उससे उसको ऑफ़र आ जाता है मॉडलिंग का, जिसकी वजह से फिर उसे पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो अपने बाप की गिरवी रखी हुई हवेली छुड़वाती है, और अपने बाप को कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, ना अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से, ना ही मुझे करनी है इस लड़के से, और मैं इन दोनों के संपर्क में रहूँगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी, जब मेरा मन होगा तब मैं करूँगी। तो एक तरीके से आज़ादी का जो महत्व बताया गया है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। अब आज़ादी अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई आज़ादी को हैंडल भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग आज़ादी को जब उनको मिलती है तो इतने बेलगामी घोड़े जैसे हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो जाती है। तो आज़ादी एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। और एक और बात मैंने ये नोट करी कि भाई इस फिल्म में एक औरत की मर्ज़ी को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है कि भाई बारात आ गई है और लड़की ने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, तो लड़के को भी समझना है और लड़की को भी समझना है, मतलब दोनों लड़कों को समझना है, चाहे वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड हो या होने वाला पति हो। अब यही सिचुएशन अगर कोई लड़का करे, मैं अगर इसको रिवर्स करके देखूं, तो कोई भी एक्सेप्ट ना करे। अब जैसे एक फिल्म आई थी लव आजकल, जो सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की थी, तो दीपिका के पास एंड टाइम तक ये चांस होता है कि वो राहुल खन्ना को शादी से मना कर दे, और हमें लग भी रहा होता है कि मना कर देगी, सैफ के लिए नहीं करेगी शादी, लेकिन वो कर लेती है। और फिर शादी के तुरंत बाद कहती है कि नहीं, मुझे शादी करके मैंने गलती करी, मुझे तो ये शादी चाहिए ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि अगर यही कोई चीज़, कोई हरकत कोई लड़का करे कि भाई पूरी तरीके से अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए हाँ करे, एंड टाइम तक जो है उसके पास अपॉर्चुनिटी हो शादी ना करने की, लेकिन फिर भी करे, और करने के बाद उसको लगे कि अरे यार मैंने तो गलत कर दिया, तो क्या होगा?
उस लड़के को तो कोई छोड़ेगा नहीं, उसको तो नामर्द घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ लड़के में कोई कमी है, इसको अब हनीमून मनाना है ना, इसीलिए डर गया है, या ये लड़का डर रहा है लड़की के साथ कमरे में जाने के लिए इसलिए शादी तोड़ रहा है, या कुछ में कोई कमी है, इसने देखो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तब हम समाज जो है लड़के को ही जो है कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन जब एक लड़की मना करे तुरंत शादी के बाद कि मुझे तो शादी में रहना नहीं है, तो हम उसका इट्स हर चॉइस का नारा उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं कि भाई लड़की की मर्ज़ी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। देखिए मैं कहती हूँ लड़का लड़की दोनों की मर्ज़ी को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि शादी करके भाई तुरंत लड़की को जो है वो रवाना कर दो कि नहीं मुझे तो ये शादी चाहिए ही नहीं। अब आप देखिए क्वीन मूवी में भी हमने जाने अनजाने राजकुमार राव के कैरेक्टर को कितनी गालियां दी कि अरे देखो इतनी अच्छी लड़की थी, इतना लंबा रिलेशन था कंगना के साथ, और देखो बाहर गया तो इसको कोई और लड़कियां में इंटरेस्ट आ गया और अपनी बंदी इसने छोड़ दी। देखिए अगर आप थोड़ा लॉजिकल देखें तो इस फिल्म में भी यही दिखाया गया कि सलमा जब उस कहते ना उस रेडियस से बाहर निकलती है तो उसका दिमाग खुलता है। दूसरे देश में जाकर अपने आप को एक तरीके से ग्रो होते हुए देखना, तो आपकी आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ में चेंज आते हैं। तभी तो लोग जब शादी होती पक्की होती थी ना तो फटाफट शादी कर देते थे कि भाई लड़का लड़की का मन ना बदल जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी दूरी होगी तो फिर लड़का लड़की को एक स्पेस मिलेगा तो कहीं उस स्पेस को कोई और उस स्पेस पे ना कोई कब्जा कर ले। तो क्या होता है, हमने राजकुमार राव को तो गालियां दी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि राजकुमार राव ने कोई गलत नहीं किया। उसने जो है बिल्कुल शादी अगर वो चाहता तो शादी करके उसको यूज़ करके छोड़ देता, तब क्या होता। उसने कहा कि नहीं मैं किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करूँगा। अब वो बात अलग है कि वो फिल्म है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है जब वो कंगना को मॉडर्न ड्रेस में देखता है तो उसको लगता है यार ये पहन सकती थी, और शायद वो पहन भी लेती। ऐसी जो औरतें होती हैं ना जो हस्बैंड की अटेंशन के लिए मरी जा रही होती हैं कि भाई एक बार हमारा हस्बैंड प्यासी नज़रों से हमारी तरफ देख ले तो पता नहीं हम हरिद्वार में जाकर जो है वो कितनी डुबकियां लगाएंगी। अब देखिए आप ऑफेंड मत होइएगा, ये तो क्वीन मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे कंगना मन्नतें मांग रही थी अपनी फर्स्ट नाइट हो जाए मेरी, तो यहाँ पर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो कंगना भी फिल्म में पहन सकती थी, वो उसको कहता कि तू ये पहन मेरे सामने आ तो वो पहन लेती। लड़कियां पहनती हैं जिनको अपने हस्बैंड्स को इम्प्रेस करना होता है, दिखाना होता है, तो वो पहनती हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए ही नहीं, और उसने शादी से पहले ही मना कर दिया। तो कितनी लोगों ने गालियां दी कि लड़का खराब है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि सिंगल सलमा ने भी तो यही किया। मैं देख रही हूँ एक लड़की ने भी तो किया कि एक नहीं दो दो लड़कों को मना कर दिया। एक वो लड़का जिसके साथ उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, और दूसरा लड़का जिसके साथ वो बाकायदा उसने एक रात गुजारी, वह एक रात का रिश्ता बना करके जो है वो वापस उसके पास आया, लेकिन उसने फिर भी उसको ठुकरा दिया। तो आप सोचिए, तो यहाँ पर फिर हम औरत की मर्ज़ी को हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर यही काम कोई लड़का करे, सलमा की जगह पर कोई सलीम हो, सिंगल सलीम ये फिल्म अगर बनाते, मतलब एक हाइपोथेटिकली जिसमें एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होती और इसको आप रिवर्स कर दो, तो क्या होता कि यार लड़का तो जानवर है, लड़का तो बेशरम है, कैरेक्टरलेस है। देखो अरेंज मैरिज की इतनी अच्छी लड़की हुई उसको छोड़ दिया, और दूसरी तरफ एक लड़की के साथ रात गुजार के फिर जब लड़की वो शादी के लिए आई कि भाई कर ले शादी या चल मेरे साथ रह, तो उसको भी छोड़ दिया। चलो शादी ना करता बट उस लड़की के साथ तो अपनी लाइफ सेटल कर लेता या उसके साथ रहता। जब तू इसके साथ एक रात बिता सकता है तो कुछ दिन और बिता लेता। लोग कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि अब मुझे लग रहा है कि यार कोई भी सिचुएशन हो ना, हम लोग बहुत बातें करते हैं, अरे तुम पहले ऐसा कर लेते, अरे तुम पहले फैल जाते, पहले शादी के लिए मना कर देते। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें सिचुएशन के अंदर जाकर ही पता चलता है कि हमने सही किया या गलत किया। तो आज मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मैं चीज़ों को अब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकती हूँ, और वही पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर
कभी कभी लड़कियां ये बात समझ ही नहीं पाती हैं। कई लड़कियां बहुत ईगो पे बात ले लेती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड ने शादी के बाद हमें हाथ भी नहीं लगाया और छोड़ दिया, ज़रूर लड़के में कोई प्रॉब्लम होगी। पर वो ये नहीं सोचती कि अगर वो तुम्हें हाथ लगा कर छोड़ देता तब क्या होता। तब तो तुम यही कहती ना कि भाई इसने तो हमें यूज़ करके फेंक दिया, वी फील लाइक अ टिश्यू पेपर। मतलब कोई मर्द अगर एक औरत को बिना हाथ लगाए छोड़ दे तो भी औरत की बेइज्जती, हाथ लगाकर छोड़ दे तो भी बेइज्जती। मुझे नहीं समझ में आता। तो खैर जो भी है, ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रखना था। और दूसरी तरफ हम औरत का ये कहते हैं कि भाई एक औरत एक आदमी के साथ रात गुजार कर कहती है कि भाई मैं अब तेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ, भले ही तू अब मुझसे प्यार भी करने लगा है, तो हम उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। तो ये ना बहुत, अब जो मैं जानती हूँ कि ये बॉलीवुड वाले कुछ ना कुछ एजेंडा, कुछ ना कुछ इनका प्रोपोगेंडा चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि लॉजिकल भी हमें सोचना चाहिए। हमें किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को समझना चाहिए कि हमें कितने प्रतिशत आज़ादी चाहिए और किस मामले में आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी क्या होती है, हम किसको आज़ादी मानते हैं, हमें पहले वो पता लगनी ज़रूरी है। उसके बाद हमें जो है आज़ादी को लेकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आज़ादी होती क्या है। हम गलत पे गलत चीज़ें करते चले जाते हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि हम ऐसे आगे बढ़ जाते हैं कि आईने में खुद की शक्ल देखने को भी हम तैयार नहीं होते, क्योंकि हम इतना गिल्ट अंदर हमारे डेवलप हो जाता है। क्योंकि आज़ादी का नाम पर जो हम खुद की ज़िंदगी तबाह करने के लिए जुट जाते हैं, उसका हमें अंदाज़ा बहुत बाद में जाके होता है। तो खैर मैं इस फिल्म को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग देखें, और अगर देखें तो प्लीज़ क्वीन से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये क्वीन जैसी तो बिल्कुल नहीं है। क्वीन तो लाख गुना अच्छी थी, और आप देखेंगे कि क्वीन मूवी में एंड में वो राजकुमार राव को थैंक्स करती है, और जो कि बिल्कुल मुझे लगता है कि उसने सही ही किया। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वैसी ही दिखाने की कोशिश की गई हैं, ख़ास तौर पे श्रेयास सलपड़े की तरफ से, क्योंकि श्रेयास भी फिर दिखाते हैं कि आगे जाकर वो भी विदेश में सेटल हो गया, बिजनेस उसने कर लिया, उसने एक फॉरेनर वाइफ से शादी की है, तो एक तरीके से वो अपनी कहानी लोगों को बता रहा होता है। फ्लैशबैक में तो ये पूरी पिक्चर चल रही होती है। मैंने आपके साथ ना एक तरीके से पूरी फिल्म की कहानी शेयर ही कर दी है। मैंने सोचा कि मैं पूरी कहानी ही शेयर कर दूं, और फिर बाद में आप लोग डिसाइड करें कि आपको देखनी है नहीं देखनी है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी भी नहीं है, और अगर आप नहीं भी देखोगे तो आपका कोई भारी नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने फील किया, मुझे भी मूवी देखकर कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि राजकुमार राव के लिए जो जाने अनजाने में फ़िल्म देखकर मुझे अजीब लगा था, आज मुझे उसकी जो सिचुएशन है फ़िल्म की वो समझ में आई। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें वाकई हमारी बेहतरी के लिए हो रही होती हैं। कुछ वक्त का रोना और ज़िंदगी भर का रोना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हम कभी कभी कुछ वक्त के रोने को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम वो वक्त भूल जाते हैं कि ज़िंदगी भर के रोने में हमें जो दर्द महसूस करना पड़ता, वो बेहतर है कि कुछ वक्त के रोने में हमारा रोना फिर वक्त के साथ हम भूल जाएंगे। लेकिन कुछ अगर ऐसा होगा जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी जाते जाते कि जिन कपल्स के डिवोर्स हो जाते हैं, या जिनकी बीवियाँ उनको छोड़ देती हैं, या किसी का हस्बैंड उसको छोड़ रहा है, ठीक है बच्चे वगैरह हैं, थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब होता है कि यार सब कुछ मैनेज होगा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अगर आपकी शादी बच सकती है तो बचे, नहीं बचे, नहीं बचा सको तो फिर अपनी लाइफ को ख़त्म मत करो, आगे बढ़ो। अगर किसी कारणवश आपको तलाक लेना पड़ा या आपको तलाक देना पड़ा, तो उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी को संभाल लो और आगे बढ़ो, ताकि कोई भी फिर बाद में जो है आप अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालो, ऐसी सिचुएशन में ना ही फंसो। हालांकि हमें तो पता नहीं होता कि हमारे साथ एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हम तो बस प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी
कहते हैं ना कि इंसान के प्रारब्ध पहले बनते हैं फिर वो इस दुनिया में आता है। तो खैर ये बड़ी बातें, बड़ी गहरी बातें हैं जिसमें अगर हम डूबते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। तो खैर ये टॉपिक तो कभी बंद होगा ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने तलाक को लेकर दुखी हो जाते हैं या अपने ब्रेकअप को लेकर दुखी हो जाते हैं, मैं यही कहती हूँ कि भाई मत दुखी हो। आप उसे ये सोचो कि आपको आज़ादी मिल गई। कई ऐसी शादियां हैं जो कपल तोड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो तोड़ ही नहीं पाते क्योंकि फैमिलीज नहीं मानती, बच्चे हैं। तो आपकी तो एक तरीके से आपको आज़ादी मिल गई है तो खुश हो, इंजॉय करो। और तभी आजकल कुछ लोग तो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, डिवोर्स पार्टी देते हैं। वो बात अलग है कि डिवोर्स पार्टी देने के बाद फिर वो दोबारा शादी करके फंस जाते हैं, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। खैर उस पर तो मैं अक्सर बात करती ही रहती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि तलाक होना, ब्रेकअप होना कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि भाई आप जो है, आपको एक आज़ादी जो मिलती है उसकी कदर करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ना इतने ज़्यादा उन कॉन्फिडेंस लेस होते हैं कि उनको जब आज़ादी मिलती है ना तो वो डर जाते हैं कि भाई हम सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इतना कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है ना, जिस वजह से फिर हम उस कंफर्ट से जब बाहर निकलने को कोई हमें कहता है कि भाई निकल जाओ तो हम डर जाते हैं और इस चक्कर में फिर हम अपनी ही ज़िंदगी की लगवाते रहते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा टॉपिक मैंने खींच दिया। पता नहीं मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं विराम लगाते हैं। और ये नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अवेलेबल है। एक्टिंग सबकी ठीक ही है, कोई बहुत उम्दा काम तो किसी का भी नहीं है और बहुत ख़राब काम भी नहीं है, एकदम मॉडरेट है, सब ठीक है। श्रेयास सलपड़े एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे इस फिल्म में दिखे। बहुत टाइम बाद मैं उनको देख रही हूँ, हालांकि पहले भी देख चुकी हूँ लेकिन अब काफ़ी सालों से वो इतना नहीं दिख रहे थे। अब वो डबिंग आर्टिस्ट बन गए हैं। और सनी सिंह जो कि एक नेपो प्रोडक्ट है, उनके फादर एक स्टंट मैन रह चुके हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कुछ ऐसे नेपो किड्स भी हैं जिनमें टैलेंट है बट उनको सपोर्ट नहीं है, और शायद सनी सिंह भी उनमें से एक है। तो नेटवर्किंग की ही कीमत है, टैलेंट की कीमत तो बहुत बाद में आती है। तो खैर अब मैं इस वीडियो को बंद करूँगी। और बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया, देखते ही देखते मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लंबा वीडियो खींच दूँगी। हालांकि फ़िल्म की कहानी भी मैंने पूरी बता दी है। तो फिर भी अगर आपका मन है तो देखिए, बिल्कुल देखिए। और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर ये वीडियो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।